नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा और आपका आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी आज बहुत खास है क्योंकि आज खास खबरें भी हैं। खबरें हैं कि कोल इंडिया ने अपने दाम में बढ़ोतरी करने में थोड़ी सी देरी की है, जानबूझकर देरी की है। खबर है कि आज पेटीएम का आईपीओ आ रहा है और आ चुका है। अलबत्ता जब ये खबर आप तक आ रही है और आईपीओ आने के साथ साथ एक बड़ी खबर भी हमारे बीच आ चुकी है आईपीओ के मार्केट को लेकर। वो मार्केट की खबर जो आईपीओ लाने वाली कंपनियां कमोबेश शायद आपको नहीं बताती है। खबर है इंडसइंड बैंक, एक प्राइवेट बैंक, और उसकी एक रिपोर्ट को लेकर जो उनके शेयरों में गिरावट हुई है उनको लेकर। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम कोल इंडिया पर। और आज के गेस्ट हैं, दो लोग हैं। एक हैं नरेंद्र ठाकुर जी जो दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और दूसरे गेस्ट हैं हमारे सिद्धार्थ जराबी जो बिजनेस टुडे टीवी में के मैनेजिंग एडिटर है। तो सबसे पहले नरेंद्र जी से बात करेंगे और हालचाल पूछेंगे। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। आज तो यूनिवर्सिटी में था, थोड़ा मीटिंग थी। हाँ, तो कुछ वही मतलब मैंने माहौल हाँ बदला लग रहा है आपके पीछे। हाँ, आज मैं कंप्यूटर लैब में बैठा हूँ कॉलेज की, और पब्लिक रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। पब्लिक टीचर हूँ और पब्लिक रिसोर्सेज यूज करें तो बढ़िया रहता है। देश के लिए इस्तेमाल कर रहे चलिए, हैं। तो कोल इंडिया से जुड़ी हुई खबर है नरेंद्र जी। कोल इंडिया से जुड़ी खबर यह है कि 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, जिस वजह से सोर्स बेस्ड खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी कि जिस वजह से कोल इंडिया ने अपनी प्राइस में बढ़ोतरी करने को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। किन राज्यों की का बकाया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। मतलब ये राज्य मिला जुला कर एक अच्छा खासा मोटा पैसा बकाये पे बकाया लगा चुके हैं। और इसको सुलझाए बिना, और हाल के दिनों में जो कोयले की किल्लत हम देख रहे थे उसको सुलझाए बिना प्राइस में बढ़ोतरी संभव नहीं है। संभव नहीं है वो तो समझ में आता है नरेंद्र जी। कोल इंडिया प्राइस में बढ़ोतरी करना क्यों चाहता है, ये बड़ा सवाल है। सिद्धांत, उसमें ये बात सही बोली आपने। 24 से 25 हजार करोड़ रुपया जो बकाया है, और उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उनके पास ये पैसा है कोल इंडिया को देने का। और इसलिए एक लेवल पे कोल इंडिया में बात भी चली थी कि यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन का जो है उस पर सप्लाई में प्रॉब्लम आई थी। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का इशू भी आया था, एनर्जी क्राइसिस का इशू बने थे, जब पहले हम बात करते रहे खर्चा पानी में। मेन एक तो यही है, ऑब्वियसली रेवेन्यू चाहिए कोल इंडिया को, उसके बिना वो कैसे चलेगा। और दूसरा प्रोडक्शन चाहिए, खासकर अभी जब स्केर्सिटी की बात हो रही है और डेफिशिएंसी ऑफ सप्लाई है, प्रोडक्शन है। और इनफैक्ट डेटा भी आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये जो कोल अभी जितना क्राइसिस है उसमें इन्होंने प्रोडक्शन कोल डिस्पैच इंक्रीज भी किया है। मतलब उसमें 27.13% से जो है इंक्रीज किया था, जो 59.73 मिलियन टन हो गया था अक्टूबर में। और जो कोल इंडिया है वो बेसिकली 2 मिलियन टन पर डे प्रोडक्शन करना चाहता है, लेकिन अभी नवंबर 6 में 1.6 मिलियन टन ही प्रोडक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उतना प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे हैं। एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा ये है कि ये वेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। मतलब ये डिमांड आ रही है, सेक्टर कंपनी है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑब्वियसली एम्प्लॉइज डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो वेजेस हैं, ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है, तो 10% इंक्रीज करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्राइस इंक्रीज करने का भी जो है वो अभी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कि ऑलरेडी, क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्शन अभी आने वाले हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक तरह से कोल इंडिया को ये भी हिदायत है इनडायरेक्टली कि अभी प्राइस राइज ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर और हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि यदि वेज कॉस्ट इंक्रीज होगी 10%, तो मतलब वो तो प्राइस राइज उनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजन जो है वो है। क्या मतलब प्राइस में बढ़ोतरी, क्या एक जो खबर कई के साथ में चल रही है कि जो कोल इंडिया के कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज बढ़ाने को भी एक कारण हो सकता है कि प्राइस हाइक? बिल्कुल। मेन मतलब दो कारण हैं जो मैं कह ही रहा था उसको। और मतलब क्या कहें, एक
क्या बोले, एक सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। और उसमें पहला तो यही है कि जो मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन का जो इशू है, हाँ, उस इशू के कारण और इतनी डेफिशिएंसी जो है, उससे वो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा आ रहा है, तो नेचुरल उनको प्राइस हाइक करना होगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि वेज वाला इशू है, 10% इंक्रीज चाह रहे हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज 6-7% जो है वो इन्फ्लेशन रेट है इस टाइम में इंडियन इकोनॉमी में, और फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि वेज हाइक हो मिनिमम 10%। लेकिन उस जो भी अभी जो कंडीशन बनी हुई है, इसलिए वो कर नहीं रहे हैं। और प्राइस हाइक इसलिए भी करना है क्योंकि 2018 में प्राइस रिवाइज हुआ था कोल का, और उस टाइम जो है वो प्राइस, एवरेज रेगुलेटेड प्राइस जो था वो 1394 था पर टन, मतलब 1394 रुपए पर टन था। उसको वो इंक्रीज करना चाह रही हैं ऑल इंडिया। लेकिन जब इतना सारा आउटस्टैंडिंग है, पे वो कर नहीं सकते वेज, रिटर्न उनका लोअर हो रहा है, और प्रोडक्शन का प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है कि उस लेवल पे उनको एक तरह से प्रॉफिट या सरप्लस भी चाहिए, साथ में वेजेस भी इंक्रीज करनी है। तो ये जो डायलेमा है उसके तहत वो, और वो तीसरी बात की पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि इलेक्शन अभी फाइट करने वाले तो नेचुरल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो फिर उसकी तोहमत तो वो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आएगी। मतलब चौतरफा घिरे हुए होंगे, दाम भी बढ़ाना है, नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिल्कुल बकाया भी वापस लेना है, वो नहीं ले पा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ानी है, वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब क्या इम्प्लोड हो जाएगा क्या कोल इंडिया इतने सारे प्रेशर में? मुझे लगता है एक लेवल पे तो हाँ, लेकिन जब भी हम, मुझे एक लेवल पे कह रहा हूँ मैं, लेकिन दूसरे लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, तो अभी मुझे लगता है कि वेलफेयर इंसेंटिव रहे, और साथ में ठीक है पोस्टपोन कर दिया जाए थोड़ा, लेकिन आने वाले दिनों में तो जाहिर सी बात है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या सीधे शब्दों में कहें खर्चा पानी है कोल इंडिया का, वो तो बेटर करना ही होगा, क्योंकि लॉस पे तो नहीं चल सकती है कंपनी। और यदि लॉस में चलेगी तो फिर वो जो उनके मोटिव है, खासकर वेज वाला, या उनकी सेल में जो रेवेन्यू है, वो वाला तो इम्पोर्टेंट है उस बिजनेस के लिए। जाहिर सी बात है, और कोयले का प्राइस ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे आपके घरों की बिजली भी महंगी हो सकती है, बिल्कुल इसके बिल्कुल। जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सही बात है, कैस्केडिंग इफेक्ट तो है ही, और इसीलिए बच रहे हैं अभी कोल इंडिया की। मान लीजिए हम यदि प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज या सेल का प्राइस इंक्रीज करेंगे कोल का, तो नेचुरल है जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका प्राइसेस हाई होगा, तो वो कंज्यूमर को हाई मिलेगा। इस टाइम इलेक्शन भी आने वाले हैं, 22 में यूपी का इलेक्शन है, 24 में। हाँ, तो ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में बहुत हाई लेवल पे है, और उसी का इम्पैक्ट हम बात करते रहे हैं कि वो हिमाचल में, राजस्थान में बीजेपी को झेलना पड़ा है। तो और इसलिए उन्होंने गिराया भी है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। हाँ, मतलब ये कई कई लोग कह रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि वो महंगाई की हार है एक तरह से। बिल्कुल। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में आई है, केयर रेटिंग्स एजेंसी है। केयर रेटिंग्स एजेंसी बहुत सारी चीजों पर अपनी राय, रेटिंग्स और सर्वे सामने लाती रहती है। अक्सर वो इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। जब हम इस आईपीओ की भीड़ में हैं, जब आज पेटीएम का आईपीओ आ चुका है, नाइका के आईपीओ, जोमेटो के आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ, इन सब आईपीओ की बातचीत हो रही है, तो केयर रेटिंग्स ने एक उनकी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा है। खुलासा ये है कि 40% जो इन्वेस्टमेंट है आईपीओस में, वो अपने इशू प्राइस से भी कम पे चला गया है। मसलन 1,000 रुपए का शेयर था तो वो 850 में का रिटर्न दे रहा है, इस समय 900 का रिटर्न दे रहा है, 950 का रिटर्न दे रहा है। नरेंद्र जी, मैं यहाँ पर दूसरे डाटा भी देता है इसमें कि 23% आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 50%, 10% का रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बड़ी चीज जानना चाहता हूँ कि आईपीओ का बाजार बहुत चमकीला है, बहुत चमक धमक और बहुत ज्यादा ग्लूम से भरा हुआ है उसमें। हाँ, लेकिन ये जो बारीक सी लाइन है केयर रेटिंग्स की, इस रिपोर्ट से जो लाइन समझ में आती है आईपीओ की, वो क्या बताती है? बिल्कुल, चमक धमक को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का राइज है, 60,000 प्लस जो है सेंसेक्स जो है वो बूम कर रहा है, और बीच बीच में खबर भी आती है कि कोई डाउनफॉल भी होता है 1,000 2,000 का।
तो इस चमक को पहले हमें समझना होगा, और आसान शब्दों में हम समझा सकते हैं दर्शकों को कि दो जो 2021 में जो आईपीओ से जो कलेक्ट किया गया है पैसा इस टाइम, वो 72,300 करोड़ जो है वो 2021 में अब तक किया जा चुका है। और कंपनियों ने इतना कमाया है। हाँ, इतना कमाया आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट में। और ये कह रहे हैं लोग, काफी इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो 72,300 करोड़ है वो 1 लाख करोड़ भी वो टच कर सकता है 2021 में, ये जो कैलेंडर 2021 है। जबकि यदि हम इसको, तो इस चमक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहाँ 1 लाख करोड़ माइलस्टोन हम अचीव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और इसको, इस चमक को ऐसे भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो था, यदि हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो पिछले साल 18,500 करोड़ ही रेज किया गया था आईपीओ द्वारा। तो कहाँ 18,500 और कहाँ 1 लाख करोड़ का जो है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो चमक ये है। तो उस चमक में वॉलेटिलिटी भी है। स्टॉक मार्केट है, हम पहले ही बात करते रहे हैं कि रियल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल इकोनॉमी या बिजनेस इकोनॉमी में दोनों दो डिफरेंस अलग है। अलग दिशाएं। दोनों दोनों अलग चीजें हैं। उसी की रिफ्लेक्शन जो है वो इनइक्वालिटी में या वॉलेटिलिटी में दिखती है। उसी के तहत जो आप कह रहे हैं कि इनका 40 जो है % से कम जो है इनको प्राइसेस जो है वो हो रहे हैं, तो उसके दो कारण हम इलेबोरेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो केयर रेटिंग के डेटा मैं बता रहा हूँ कि जो 1,000 करोड़ प्लस का जो सेगमेंट है, उसमें क्या कर रहे हैं, वो 25% जो वो है डिस्काउंट पे जो है वो अपना शेयर्स ला रहे हैं। वैसे ही 500 से 1,000 करोड़ की जो कैटेगरी है उसमें लगभग 13% से कम जो है वो शेयर्स ला रहे हैं। और यदि हम इसमें देखें लगभग 1,000 से लेके 500 ऐसे ग्रुप है जिसमें कि 267 जो है वो उनका एक तरह से शेयर है। और यदि 20% हम देखें, मतलब ये एक तरह से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका, इसको एक तरह से बोलते हैं फेलियर रेट है। ये फेलियर रेट का मतलब होता है कि जो इशू प्राइस को कोट करना चाहिए था उनको, लेकिन उससे कम कर रहे हैं प्राइस कोट, है ना। जो उनका शेयर का प्राइस होना चाहिए था उससे कम हो रहा है। जिसमें मैं कह रहा हूँ जो 1,000 करोड़ प्लस वाला जो बिजनेस कंपनीज है उनका 25% जो है एक तरह से डिस्काउंट है या लेस है प्राइस में। और ऐसे ही आगे उन्होंने बताया कि रेटिंग ने कि 500 से लेकर 1,000 करोड़ की जो कैटेगरी है उसमें जो है 13% की फिगर है, वो 13% जो है कम है उनका प्राइस, है ना। और ये 10 से लेके 100 जो है उसको उनका जो शेयर है, ये जो फेलियर इसको बोलते हैं, फेलियर रेट जो है 40% है। इतना कम है, इसलिए ऑन एन एवरेज जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 40% जो है उनका जो इशू प्राइस होना चाहिए था उसमें वो डिस्काउंट दिख रहा है। तो एक कारण तो ये है कि इशू प्राइस से कम जो है इनकी ऑफरिंग है, प्राइसेस हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो डिसइंसेंटिव आ रहा है। वो डिसइंसेंटिव क्यों आ रहा है? एक आरबीआई की रेगुलेशन आई है। आरबीआई की रेगुलेशन क्या आई है सिद्धांत, कि अब जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, दूसरा जो पॉइंट है जो कि मतलब एक तरह से एक लॉस के लिए ही रिफ्लेक्ट कर रहा है या लॉस को जो है वेटेज बढ़ाता है, वो कारण है आरबीआई की एक रेगुलेशन। और आरबीआई ने ये कहा है कि आईपीओ के लिए जो लोन दिया जाता है, जो शेयर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, खासकर जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको जो लोन दिया जाता है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी जो लोन देती है, वो उनको एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया गया कि 1 लाख करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा जो है हम नहीं देंगे। 1 करोड़ से ज्यादा हम आईपीओ खरीदने के लिए नहीं देंगे, मैक्सिमम लिमिट है। कोई 50 लाख ले सकता है, कोई 70 लाख ले सकता है, मैक्सिमम 1 करोड़ तक जो है लोन ले सकता है, उसके थ्रू जो है शेयर खरीद सकता है या आईपीओ खरीद सकता है। इससे क्या प्रॉब्लम हुई है कि मान लीजिए जो 2 करोड़ लोन ले रहा था या 1.5 करोड़ जो लोन ले रहा था, उनको अब लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बेंचमार्क लगा दिया गया है। उससे क्या हुआ है कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, जिनको HNIs बोलते हैं हम, उनका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एक तरह से डिसइंसेंटिव हुआ है। तो नेचुरली जब डिमांड कम हुई है इस आरबीआई रेगुलेशन द्वारा, तो वो इन्वेस्टमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं लॉसेज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिससे आप जो हाईलाइट कर रहे हैं तो 40% जो है कम जो है उनको ऑफरिंग का शेयर मिल रहा है। यानी मिला जुला के मामला इतना सीधा सा नहीं है। आईपीओ लाए, आईपीओ कंपनी लाई, आपने पैसा लगाया, आपने शेयर खरीद लिया और फिर सब कुछ बम बम, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसकी जो, हाँ, तो इसकी जो इस पूरे सिक्के का दूसरा मार्केट का पहलू है उसको हम समझने के लिए चलते हैं सिद्धार्थ जराबी के पास। वो बिजनेस टुडे टीवी के एडिटर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि देखिए वो क्या कहते हैं।
तो खबर है कि हर कंपनी एक के बाद एक अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक बार खर्चा पानी में आप लोगों को याद होगा कि मैं था और सिद्धार्थ जी थे जो बिजनेस टुडे टीवी के एडिटर। तो हमारे साथ हम लोग थे, हमने डिस्कस किया था कि कैसे पीपी वाटर बॉल्स के आईपीओ निकाले गए थे, और एक क्लासिकल एग्जांपल आईपीओ को लेकर। तो आईपीओ वाली पूरी बातचीत में सिद्धार्थ जी से हम कुछ पूछना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, वो केयर रेटिंग्स वाली एक स्टोरी है, जी और उस स्टोरी में काफी मतलब इंसाइटफुल स्टोरी है वो, कि पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, जोमेटो का आ चुका, नाइका का आईपीओ है, तमाम अभी कंपनियां लाइन से लगी हुई है। 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस भी किया था कि क्यों इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 40% इन्वेस्टमेंट जो है वो वो इशू प्राइस से भी नीचे चला गया है। 40% जो इतने आईपीओ आए हैं उनका 40% इशू प्राइस, मतलब मान लीजिए 500 पे अगर वो इशू आया, एक शेयर का दाम है, तो वो कहीं गिर के 450, 450, 350 इतना गिर चुका है। 23% आउट, केवल 23% ने ही आउट परफॉर्म किया है अपने इशू प्राइस को, और 50% ने 10, केवल 50% ने ही लगभग लगभग 10% के आसपास रिटर्न दिया है। सिद्धार्थ जी, क्या कहना है आपका केयर रेटिंग्स की इस रिपोर्ट में? देखिए, सबसे पहला जो एक अच्छा आंकड़ा इस रिपोर्ट द्वारा हमें समझने को मिला है कि इस साल हुआ क्या है। लगभग लगभग 42 इनिशियल पब्लिक ऑफर आए हैं, और ये एक नया कीर्तिमान है। 72,300 करोड़ रुपया इस साल में जो कैलेंडर ईयर है वो मार्केट से इन 42 कंपनीज ने निवेशकों से लिया है। और ये संभवतः अगर हम जो एक दो बड़े आने वाले हैं, पेटीएम का भी आज ही खुला है इशू, और एलआईसी का भी संभवतः अगर इस वर्ष हुआ, इस वित्तीय वर्ष में, नहीं तो अगले में तो जरूर होने वाला है। तो ये कुल मिला के अगर हम देखें पिछले वर्ष की तुलना में, जब करीब 18,500 करोड़ रुपया आईपीओ के द्वारा निवेशकों ने डाला था, अब उसके कई गुना हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है? पहला, एक प्रकार से जो ये सैलाब है, ये क्यों है? क्योंकि बहुत लोग मार्केट्स को बढ़ते हुए देखते हुए ये चाह रहे हैं कि बहती गंगा में एक प्रकार से नहा लिया जाए और अपने वेल्थ को बढ़ाया जाए। एक बहुत बड़ी संख्या में, आप जानते हैं, शेयर बाजार में नए निवेशक भी आए हैं। दूसरा जो आपने एक ये विषय उठाया कि आईपीओ में निवेश करने के बाद होता क्या है, जो ये सारा रिपोर्ट है बेसिकली ये दर्शाता है कि जिसने आईपीओ द्वारा किसी कंपनी में शेयर लिए, उनके साथ क्या होता है। और रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि आप केवल आईपीओ के द्वारा ही कंपनी में शेयर खरीद सकते हो, आप शेयर बाजार में बाद में भी खरीद सकते हो। तो उसमें से जो आंकड़े आपने गिनाए, ये ट्रेंड के साथ ही कंफर्म होते हैं। पिछले 2-3 दशकों की जो ट्रेंड चल रही है कि हर आईपीओ में एक तो पैसा नहीं बनता लोगों के लिए बाद में, और जो इश्यू प्राइस से नीचे, यानी जिस अमाउंट पे आपको शेयर अलॉट हुआ उससे नीचे आधे से कम, जो 40% बताया जा रहा है, कुछ ऐसे वर्ष भी रहे हैं कि आधे से ज्यादा भी आईपीओ अपने इश्यू प्राइस से कम रहे हैं। तो कोई एक यूनिफॉर्म स्टोरी इसमें से नहीं निकल के आती है। ये दर्शाता है कि आईपीओ एक प्रकार से थोड़ा सा जोखिम का खेल है। और वो क्यों है? देखिए, आईपीओ में दो प्रकार के काम करते हैं। एक तो कंपनी में जो उस समय पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने उस कंपनी को स्थापित किया है, कई साल तक उसको चलाते रहे हैं, वो अपनी इक्विटी बेच के निकल जाते हैं। पेटीएम इसकी एक बड़ी एग्जांपल है। 10,000 करोड़ का पैसा जो इस आईपीओ में से आ रहा है, 18,500 करोड़ के आईपीओ का इशू साइज, उसमें से 10,000 करोड़ जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं वो पैसा लेके अपने शेयर बेच रहे हैं। कंपनी में 8,500 करोड़ जो निवेश होगा, वो कंपनी में केवल 8,500 निवेश होगा। तो इसी प्रकार से आईपीओज में वैल्यूएशन काफी हाई होती है, क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर है और जो बेचने वाला है, वो उसका स्वाभाविक एक मानसिकता रहती है, यार महंगे में बेचेंगे, अपना माल तो सबसे बढ़िया माल है, दुनिया का टॉप माल है, हम क्यों सस्ते में बेचे। और उस समय पे कई ऐसे निवेशक जो इतने जानकार नहीं है, जिनको मार्केट की इंट्रिकेसीज की जानकारी नहीं है, जो खुद वैल्यूएशन करने के लिए योग्य नहीं है, कई ऐसे लोग होते हैं जो घुस जाते हैं और उनको फिर ये पता नहीं होता है इसका क्या किया जाए। तो हम किसी प्रकार की शेयर की ना तो हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ना किसी के विरोध में बोल रहे हैं। जनरल एक मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं कि आईपीओ में निवेश करना
काफी जानकारी युक्त एक फील्ड है। ये नहीं है कि शेयर बिक रहा है तो जी जल्दी जल्दी भेड़ चाल में जाके खरीद लो। हर निवेशक के लिए आईपीओ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं होता है। यानी केयर रेटिंग्स की जो रिपोर्ट है सिद्धार्थ जी, एक बहुत बड़ी तस्वीर भी खोलती है कि आईपीओ का वर्ल्ड इतना ग्लूमी नहीं है जितना सोशल मीडिया हैंडल से और तमाम जगहों से पता चलता है। तो मिला जुला के शेयर मार्केट बहुत दूर की भाषा है, भविष्य की भाषा है शेयर मार्केट। ये हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में आपने भी कहा था एक बार, मुझे याद है, कि हम शेयर मार्केट आज नहीं कल के हिसाब से पैसा लगाते हैं, भविष्य देखकर पैसा लगाते हैं। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कही। ये वही बात है सिद्धांत की, जैसे जब रियल एस्टेट कंपनीज अपने वो भी ऑफर निकालते हैं कि आइए घर खरीदिए, 4 साल में घर बन जाएगा, अभी आप 20% दीजिए, 30% दीजिए, 50% दीजिए, और उसमें ये कहा जाता है कि अभी ले लो सस्ता है, बाद में दाम बढ़ेगा। तो जो निवेशक होता है किसी भी एसेट क्लास में, वो बेसिकली निवेश यानी एक प्रकार से लालच भी है। और उसमें लॉजिक ये है कि यार अभी सस्ता खरीदेंगे, जब महंगा हो जाएगा तब बेचेंगे और हमारा माल बनेगा। तो महंगा खरीदना कोई नहीं चाहता है, बट अधिकांश तौर से लोग महंगा खरीदने में एक प्रकार से विवश हो जाते हैं, एक क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग ऐसे काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईपीओ में निवेश करना सही नहीं है, कई ऐसी कंपनियां, अब इसका फ्लिप साइड क्या है, इसका फ्लिप साइड इसी रिपोर्ट का अगर हवाला हम लें और इसी पे ध्यान दें तो लगभग 10 में से 6 कंपनी, 60% इस सैंपल में से कंपनीज ने अबाउ लिस्टिंग प्राइस पे चल रही है ना, यानी वहां मुनाफा हुआ है और 40 में कम हुआ है। और कभी भी याद रखिएगा, निवेश की दृष्टि से एक कंपनी में निवेश नहीं किया जाता है, 100 कंपनी में भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। एक संख्या होती है जिसमें कुछ शेयर आपको बहुत बड़ी मात्रा में रिटर्न देते हैं और कई शेयर ऐसे होते हैं जो शायद उतनी मात्रा में ना रिटर्न दे, और कुछ शेयर तो आपको पूरा लॉस देते हैं। तभी एक शब्द बड़ा प्रचलित है निवेश की दुनिया में, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो का मिक्स जो है। तो आपके पास सारे इश्यूज, अगर आप निवेशक हैं तो सारे आपने आईपीओज लिए हैं, तो आपका चांसेस ऑफ लॉस उतना ही 40% बिलो इश्यू प्राइस वाला है। परंतु मान लीजिए 10 शेयर में से आपने 6-7 शेयर ऐसे लिए हैं जो सोच समझ के, संभल के, पढ़ लिख के, रिसर्च करके, ज्ञानी व्यक्तियों की बात सुन के और अपना भी दिमाग लगा के किए, और कुछ में लॉस हो जाता है। क्योंकि एक आखिरी बात इस विषय पे ये कहूंगा कि जिसे मल्टी बैगर कहा जाता है, वो हर शेयर मल्टी बैगर नहीं होता, वो एक होता है। और वही बात है एक सुनार की 100 लोहार की, या उस बात को आप जैसे भी यूज कर लो इस कॉन्टेक्स्ट में, कि कई बार एक शेयर आपको इतना देता है जितने बाकी सब शेयरों के लॉसेस भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मिला जुला के समझ में आता है कि शेयर मार्केट का बूम आईपीओ निकाल रही सारी कंपनियों के लिए नहीं है, वो कुछ के लिए लाभदायक है, कुछ के लिए नहीं है। इस मामले पे एक और सवाल छोटा सा है, निवेशक क्या ध्यान रखें? इसलिए ये रिपोर्ट तो बहुत कुछ सतरें खोलती है, आपने भी कुछ ध्यान रख दिया। क्या कोई ऐसा जुगाड़ है, क्या कोई ऐसा समीकरण है कि आप देख सकें कि साहब यहाँ निवेश करना है? निवेशक के लिए हर किसी निवेशक की रिस्क प्रोफाइल सिद्धांत जी अलग होती है। कुछ निवेशकों के पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ के पास कम होती है। तो मैं जो आपके शो पे बार बार कहता हूं कि अगर खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो शेयर बाजार नहीं है आपके लिए। मतलब ये बात एक उसको सहजता से लिया जाए क्या, कि निवेश तभी होता है जब आपके पास सरप्लस है, और सरप्लस को एलोकेट करना चाहिए। वो अंग्रेजी में जो कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो एक तो ये कि अलग अलग क्लासेस में लगा लीजिए, घर ले लीजिए। अब तो पैंडेमिक के बाद गाड़ी अपनी होनी चाहिए, वो फिर से प्रचलन में आ गया। थोड़ा बहुत सोना होना चाहिए, कुछ एफडी रखिए, कुछ ब्लू चिप शेयर रखिए, अलग अलग प्रकार से निवेश करिए अगर आपके पास उतना सरप्लस है। और जब आप निवेश कर रहे हैं, और खासकर शेयर बाजार के निवेश के बारे में, चाहे आप आईपीओ द्वारा लगाएं, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट द्वारा लगाएं, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि लंबे समय तक आपको निवेश
करके रहें, ऐसी मानसिकता से चलना चाहिए। कई ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, रोज खरीदते हैं, शाम को बेचते हैं, अपना स्क्वायर कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25,000 रुपया बना के खुश रहते हैं। वो एक अलग ट्रेडिंग है, वो भी एक प्रकार से व्यवसाय ही मैं कहता हूं। बट अगर लंबे समय का निवेश करना है, बड़ा निवेश करना है, तो वो लंबा समय का निवेश और बड़ा निवेश सोच समझ के करना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ को लेके। तो आपका अपना आंकलन होगा कि किस कंपनी के लिए ग्रोथ है अगले 10, 15, 20 साल में। 2 साल बाद अगर आपको लगता है कि कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं होगा, तो अपना पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है इंडसइंड बैंक, प्राइवेट बैंक है, उनसे जुड़ी एक रिपोर्ट को लेकर। इस रिपोर्ट ने खासा हल्ला मचाया हुआ है। रिपोर्ट में एक विसिल ब्लोअर यानी कंपनी से जुड़ा कोई भी कर्मचारी, अधिकारी एकदम अपना नाम जाहिर किए बिना, कई बार नाम जाहिर भी कर देते हैं लोग, कंपनी के अधिकारी ने कहा कि इंडसइंड बैंक लोगों को पैसा बांट रहा है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स किए जा रहे हैं। यानी आपने लोन लिया, आपने लोन नहीं चुकाया, फिर भी बैंक ने कहा लो भैया और लोन, फिर नहीं चुकाया लोन, बैंक ने कहा और लोन। इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। क्यों किया जाता है? मोटी भाषा में कहें कि आप अपने बैंक के लोन को एनपीए में नहीं दिखाना चाहते हैं, आप वो लोन अमाउंट एक ही लोन अकाउंट में जोड़ते जाते हैं। इस तरह से ये चीजें थोड़ी थोड़ी चलती हैं। तो अब इंडसइंड बैंक ने इस पे अपनी सफाई दी है। सफाई भी अलग तरीके की है, कहा है कि टेक्निकल एरर है। नरेंद्र जी, मुद्दा क्या है ये, क्यों हुआ ऐसा ये सब, इसको कैसे देखा जाए? एक लेवल पे आपने अच्छे से बताई भी दिया है उसको थोड़ा मैं एलैबोरेट कर सकता हूँ कि जो इंडसइंड बैंक है उसका जो है वो आज बुरी खबर आई है उसके लिए, और इस कारण से उनके जो शेयर है 12% to 15% जो है उनका वैल्यू डिक्लाइन किया है। तो और उसका जो आप कह रहे हैं वो वही कारण है कि जो क्रेडिबिलिटी है इंडसइंड बैंक की वो जो है उसमें लॉस आया है। और उसका कारण जो आप एवरग्रीनिंग जो कह रहे हैं, तो बेसिकली 84,000 ऐसे लोन दिए गए हैं कोविड-19 में, जिसमें कि वो एक तरह से ये कहें कि ऑलरेडी पहले लोन थे, उनको दोबारा जो है लोन दिया गया है। और उनको जब लोन दिया गया, बिल्कुल सही बात है, वो ऑब्वियस है कि जो किसी भी बैंक की हेल्थ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नेचुरली जब ज्यादा होगी तो उनकी क्रेडिबिलिटी लूज होगी। तो उसको बचाने के लिए या छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, दोबारा 24,000 लोगों को लोन दे दिया। सेम लोन, मान लीजिए मुझे 1 करोड़ लोन दिया है, दोबारा मैं दे नहीं पा रहा हूँ, चुका नहीं पा रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा हूँ, प्रिंसिपल नहीं चुका पा रहा हूँ, तो उसको एवरग्रीनिंग ही कह रहे हैं कि दोबारा जो है 1 करोड़ मुझे लोन दे दिया गया। और कहा गया कि वो, इसका मतलब है कि आपको 1 करोड़ आप दे नहीं पा रहे हैं, 1 करोड़ फिर दे दिया गया, तो जो एनपीए का जो रिस्क है वो आपने खत्म कर दिया और कहा कि हमारा बैंक बहुत अच्छा चल रहा है। इसी चीज को जो विशल ब्लोअर है उन्होंने आरबीआई में कंप्लेंट किया है कि देखिए इंडसइंड बैंक में ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये तो बिजनेस है। इंडसइंड बैंक के जो सीईओ ने बोला है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल ग्लिच था, इस कारण से हमने 84,000 जो लोन गए वो टेक्निकली किसी को ऐसे हमने जो क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमारी गलती नहीं है, बस ये हम ठीक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे सिद्धार्थ जी का क्या कहना है। उन्होंने भी इस खबर पर नजर बनाई है। सिद्धार्थ जी, सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, इंडसइंड बैंक की जो खबर आई है सिद्धार्थ जी कि विसिल ब्लोअर ने किया कि भाई आप एवरग्रीन लोन दे रहे हैं, एवरग्रीन लोन यानी भाई एनपीओ पुराना लोन चुकता नहीं किया गया, आपने नया लोन जारी कर दिया, और सारा लोन इसलिए किया गया क्योंकि आपका एनपीए बचाना चाह रहे थे, अपना एनपीए अपना खाता साफ सुथरा रखना चाह रहे थे। इंडसइंड बैंक ने सफाई दी, शेयर डूबे, मिला जुला के मामला बहुत ज्यादा खिचड़ी हो चुका है। क्या जी, मामला थोड़ा सा तकनीकी मामला भी है, और मैं सबसे पहले इस विषय में आपके द्वारा अपने सभी दर्शकों को ये कह दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि ये एक अखबार की खबर है, जो उनके पास खबर है, और उस खबर की बेसिस पे कंपनी ने भी जोरदार डिनायल दिया है, क्लैरिफिकेशन दी है, और कहा है कि तो उसमें इल्जाम लगाया गया है तथाकथित विसिल ब्लोअर द्वारा कि एवरग्रीनिंग हो रही है लोन्स की, ये बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है, बेसलेस है। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक ने कहा है। हाँ, और दूसरी तरफ बैंक ने ये भी स्वीकारा है कि करीब 84,000 लोन ऐसे थे
जो गलती से बिना कस्टमर के अप्रूवल के उनको दे दिए गए, तो वो एक प्रकार से ये उसको टेक्निकल ग्लिच कह रहे हैं। हालांकि मैं ये थोड़ा अरे सिद्धार्थ जी एकदम क्लियर हो रहा है क्या है ये टेक्निकल ग्लिच है, यानी एक बैंक के लिए, और आजकल बैंक्स में इतनी टेक्नोलॉजी है, तो मैं तो इसके लिए काफी नजर रखने का प्रयास करूंगा कि इस टेक्निकल ग्लिच के लिए किसको जिम्मेवार ठहराया गया है और उनके साथ क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जी, ये कोई छोटी बात नहीं है इस प्रकार का ग्लिच होना, और जो शेयर के साथ हुआ वो तो हुआ। हाँ, ग्लिच इतना बड़ा नहीं होता, ये कॉमन सेंस का था सिद्धार्थ जी। बिल्कुल। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत शब्द है मार्केट्स को लेके, उसको कहा जाता है फैट फिंगर एरर। फैट फिंगर एरर है जो हमारे किसी ने भी जिसने कंप्यूटर का कीबोर्ड या लैपटॉप का कीबोर्ड और मोबाइल फोन का कीबोर्ड भी देखा होगा कि कई बारी टाइपो हो जाता है, हमारी उंगलियां मोटी रहती हैं, कीबोर्ड छोटे रहते हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि एक दो बारी फाइनेंशियल वर्ल्ड में गलती से कमांड देने के बाद कुछ हो गया, बट किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सिंगल अप्रूवल नहीं होता है, लेयर्स होती हैं, एक के बाद दूसरा अप्रूव करता है, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे फाइल चलती है ना एक डेस्क से दूसरे डेस्क, और हायरार्की में उस पर दस्तखत किए जाते हैं, वैसा पास्ट में हुआ। इसलिए मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूं, शायद संभवतः इस खबर को लेके और डिटेल्स और खबर निकल के आएगी, तभी हम इसके बारे में ज्यादा थोड़ा डिटेल में कमेंट करने की स्थिति में रहेंगे। आई एम सॉरी सिद्धार्थ जी, आपका समय ले रहा हूँ। आखिरी सवाल, क्या आरबीआई की नजर में, जाहिर सी बात है आरबीआई एक सख्ती से देख रही होगी, आरबीआई क्या एक कठिन निर्णय ले सकता है इस पूरे इवेंट पे? देखिए, जहां तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज बैंकिंग रेगुलेटर, उनका इन मामलों में काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, और उनकी भूमिका निश्चित तौर से, जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक्टिव हो गए होंगे और जानकारी लेके सारा क्या चीजें होनी है। तभी मैंने कहा कि आने वाले दिनों में शायद इस खबर को लेके और जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी तक एक विसल ब्लोअर है, एक स्थान, एक जगह पे ये रिपोर्ट आया है, और खबर में क्या आयाम है इसके लिए शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जो लोन धारक हैं, ऑलरेडी के लोन लेकर बैठे हुए इंडसइंड बैंक से, उनको भी चिंतित रहने की जरूरत है, थोड़ा नजर बनाए रखने की जरूरत है अपने बैंक से, जिनको टेक्निकल ग्लिच से नहीं, अपने एप्लीकेशन से लोन मिला। जो पैसा आपका नहीं, उस पर कभी नजर नहीं रखनी चाहिए। नहीं, अपने पैसे पे नहीं सिद्धार्थ जी, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने जिनको टेक्निकल ग्लिच से लोन मिला, जिनको लोन मिला बिना उनकी स्वीकृति या बिना उनके आग्रह के, वो तो भाई वापस कर दें, वो तो भाई मैं उनके लिए कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिन्होंने अपना कागज पत्र जमा करके अपनी स्वीकृति से बिना किसी ग्लिच के लोन लिया, कम से कम वो थोड़ा अलग है। पर ये इसमें मैं चिंतित रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो चिंतित रहेंगे वो लोग। हाँ, कि मतलब जिन लोगों को, किसी को अगर ये लग रहा हो कि ये माले गनीमत है मिल गया तो खर्च लो, ऐसा नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं करना। चलिए सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच सर। अच्छा ठीक है, तो अब नरेंद्र जी आपके पास वापस आते हैं। मतलब खर्चा पानी में कई जगहों पे, कई बातों पे हम लोग ये बात बार बार कहते रहे हैं लोगों से, कई माध्यमों से, कि ग्राहकों को अपने बैंक पर नजर बनाए रखनी चाहिए। मैं यही बात अभी सिद्धार्थ जी से भी कर रहा था कि अभी तो मान लीजिए वो लोग रिस्क पे हैं जिनको, जैसा सिद्धार्थ बता रहे थे कि फैट फिंगर एरर हो गया, मतलब आपकी उंगली मोटी है और आप क्वालिटी कीपैड पे टाइप कर रहे हैं, दो चार चीजें और साथ में टाइप हो गई, दो चार बटन दब गए। कंपनी तो ये कह रही है कि 84,000 लोगों को क्लरिकल एरर की वजह से, सॉरी टेक्निकल एरर की वजह से चला गया लोन। तो ठीक है भाई, जिन 84,000 लोगों को दिक्कत हुई तो हुई, लेकिन जो 84,001वां आदमी है जिसने कागज पत्र जमा करके लिया है, ऐसे लोगों को, ऐसे निवेशकों को, शेयर में पैसा रखने वालों को, बैंकों में के जमाकर्ताओं को, इनको तो अपने बैंकों को काफी ध्यान से देखना चाहिए, इन खबरों को काफी मुस्तैदी से पढ़ना और समझना चाहिए, मुझे लगता है। सही बात है। और ये तो हम पहले ही जानते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 का जो आया था अमेरिका में, वो वही कारण जो मॉर्टगेज लोन थे दिए गए, लेकिन उनके पास नहीं पेइंग कैपेसिटी नहीं जब भी लोन दे दिया गया। तो इस तरह की यदि बैंक्स ही इतने बड़े बड़े डिफॉल्ट करेंगे या एक तरह से झूठ का सहारा लेंगे या जो रेगुलेशन है उनको नहीं मानेंगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी। और जाहिर सी बात है उसमें कि उसमें रेगुलेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सेबी जो है या आरबीआई जो है, उनके लिए उतनी ही अकाउंटेबिलिटी, उतना ही सेबी मार्केट देख रहा है, आरबीआई बैंकों को देख रहा है।
बिल्कुल उतनी ही जरूरत जो है हो जाती है। और उस लेवल पे कस्टमर्स को, चाहे वो बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स है वो अपना जो है वो इन 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 स्टॉक्स में लगा रहे हैं या इन इन बैंक्स के स्टॉक्स में लगा रहे हैं। तो बिल्कुल ये चैलेंज दोनों इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटिंग अथॉरिटी को है। लेकिन उसके साथ मैं लिंक ये भी करना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, कि इसलिए इस चमक धमक की दुनिया में जो स्टॉक में या शेयर मार्केट में दिख रही है, या उसको समझने की जरूरत है। और कॉशियस रहें कस्टमर्स, कॉशियस रहें इन्वेस्टर्स, इस तरह के ग्लिचेस को कॉशियस रहे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज तो नोटबंदी की 5वीं बरसी भी है और देश भर के तमाम इकोनॉमिस्ट और जानकार और लोग ये ढूंढ रहे हैं कि सरकार क्या इस फैसले की वाहवाही करती है, क्या इस फैसले के कुछ और ज्यादा अच्छे प्रभाव गिनाए जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया लगभग सारे आर्थिक सलाहकार और सारे आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को लेकर कमोबेश एक मत है कि नोटबंदी एक कठिन फैसला था जो शायद नहीं लिया जाना चाहिए था। वो इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा फैसला शायद नहीं साबित हुआ, जैसे जीएसटी के बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।